हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो 6 प्रकार के राइट्स आपको मिलते हैं उनमें से 5th राइट्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों के 2 अधिकार हैं, पहला 29 में आता है और दूसरा 30 में आता है। यही 2 आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो बिफोर वी स्टार्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, एक बड़ी बेसिक बात आपको अपने जहन में रखनी चाहिए कि माइनॉरिटीज कहते किसे हैं, अल्पसंख्यक कहते किसे हैं। हमारे देश के संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक किसे माना जाएगा। देयर इज नो डेफिनेशन, नो क्लॉज, नो सेक्शन। साथ ही ऐसा कोई कानून भी नोन मुझे नहीं मिला आज तक जिसमें अल्पसंख्यकों की परिभाषा दी गई हो। लिखा बहुत जगहों पर है माइनॉरिटीज, बट विदाउट डेफिनेशन। अब अगर माइनॉरिटीज का आम बोलचाल की भाषा में हम लोग मतलब जाने की क्या होता है, तो माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक, तो अल्प का मतलब कम, संख्यक का मतलब संख्या में। तो जो लोग संख्या में कम हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाएगा, और यही डेफिनेशन पूरी दुनिया में चलती है। लेकिन इसके लिए एक पैरामीटर होना जरूरी है, वरना आज तो नहीं भविष्य में दिक्कत हो जाएगी। अब पैरामीटर का मतलब है कि पॉपुलेशन का कितना % से कम होगा तो माइनॉरिटी कहा जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत पहले यूनाइटेड नेशन की एक डेफिनेशन आई थी जिसमें यह कहा गया था कि टोटल पॉपुलेशन का लेस देन 2%। अगर कुल आबादी का 2% से कम कोई पर्टिकुलर धर्म है तो उसे अल्पसंख्यक कहेंगे। लेकिन क्या हमारे देश में डेफिनेशन लागू है? नहीं। हमारे देश में माइनॉरिटी उसे कहेंगे जो संख्या में कम है। तो हिंदुओं को छोड़ करके सभी संख्या में कम है, करीब 84% तो इस देश के अंदर हिंदू हैं। बाकी सारे धर्म बचे हुए 16% में आते हैं, जिनमें से करीब 14% मुस्लिम्स हो जाते हैं और बचे हुए 2% बाकी सब सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी। तो हिंदुओं को छोड़ करके बाकी सब क्या हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। क्लियर? लेकिन क्या ये सही है? नहीं। अब मुस्लिम आबादी हमारे देश में अगर करीब 14% है तो इनको बेसिकली माइनॉरिटी नहीं माना जाना चाहिए, और ना ही ये यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन फिर भी माना जाता है। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीजन पॉलिटिक्स को माना गया। और यहां पे मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर धर्म से अगर माइनॉरिटी का दर्जा छिन जाएगा तो उसे कुछ नुकसान होगा। अरे उसे फायदा होगा। आप सीना ठोक के कह सकोगे कि आई एम मेजॉरिटी, मैं बहुसंख्यक हूं। अल्पसंख्यक होने का जो टैग लग जाता है ना जब किसी के माथे पे, तो वो पॉलिटिकल प्रे बन जाता है, राजनीतिक शिकार बन जाता है। उसके नाम पे राजनीतियां करी जाती हैं, और यही होता है इस देश में। तो मुस्लिम्स हिंदुस्तान में कभी माइनॉरिटी थे ही नहीं। और आपको एक हैरान करने वाला आंकड़ा बताऊं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे देश में इस समय तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो लोग आपको कहेंगे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये कहेंगे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, और कट्टरता का प्रचार प्रसार करने के लिए वो आपको ऐसा भी बताएंगे कि अब एक दिन वो कब्जा हो जाएगा हिंदुस्तान पे और गजवाए हिंद हो जाएगा। अरे गजवा अजवा की फिलॉसफी चली गई किनारे। अब जो लोग आज भी अगर गजवे की बात करते हैं तो उनको समझा दो, भैया घर चलाओ अपना, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, फीस जमा करो, गजवा बाद में करना। वो एक अलग बात हो गई। लेकिन हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में, यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश में 25% मुसलमान थे। अब कहोगे फिर ये घट कैसे गए? अरे पाकिस्तान बन गया, सब वहां चले गए। तो कोई अगर आपसे ये कह दे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी, तो भाई साहब बढ़ी नहीं, घटी। ठीक, लेकिन किसी धर्म की आबादी पर डिस्कशन करना हमारा टॉपिक नहीं है। मैं आपको राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज बताने जा रहा हूं। तो माइनॉरिटी क्या होता है ये सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक समस्या का समाधान हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम अगेन फिर से हमारे समाज में है कि कई सारे माइनॉरिटीज ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमको डर लगता है इस देश में, हमारे साथ इक्वालिटी नहीं है, या हमको परेशान किया जाता है, या हमारे धर्म के नाम पर हमारे ऊपर कानून लागू होता है। तो उन लोगों को भी समझाइए कि इस देश में जो लोग मेजॉरिटी हैं
उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन फॉर द मेजोरिटीज। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपके लिए स्पेशल प्रोविजन है। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आपके लिए स्पेशल प्रोविजन है। तो पावरफुल कौन हुआ भैया, माइनॉरिटी की मेजॉरिटी? माइनॉरिटी ना। तो कोई कहे अगर आपसे तब ये बात उसको बतानी है, नहीं तो बस अपने तक रखो। क्लियर? अब बारी आती है पहले राइट की। तो पहला राइट है 29 के अंतर्गत, जिसमें लिखा हुआ है राइट, कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार। ये है। अच्छा, हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं, निवासी हैं, जहां पे अलग अलग धर्म, संस्कृति, रंग रूप के लोग मिलते हैं। लेकिन जो लोग मेजोरिटी हैं, जो इसी देश के हैं, जिनके धर्म ग्रंथ यहीं पर लिखे गए और जिनके पूर्वज, जिनके देवी देवता भी यहीं पर पैदा हुए, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई बाहर का धर्म है या कोई माइनॉरिटी है इस देश के अंदर, तो निश्चित तौर पे उसका कल्चर हमारे कल्चर से अलग होगा। तो क्या उनके कल्चर के आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है? नहीं। अगर किसी ने किया तो यह उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। तो इसका मतलब होता है कल्चरल राइट्स। आई बात समझ में? यानी कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, संप्रदाय या जन्म के स्थान के आधार पर कोई भी शिक्षण संस्थान किसी पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति का एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका कल्चरल राइट है। इसी तरीके से कल्चरल राइट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके भी एक दो उदाहरण आप समझ लीजिए। हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज में माइनॉरिटी के नाम पर मुस्लिम कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि माइनॉरिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी क्या होती है। इसका मतलब कोई एक धर्म नहीं है, सारे धर्म, हिंदुओं को छोड़ करके सारे धर्म। मुसलमानों को अल्पसंख्यक हमारे देश में बहुत लोग समझते हैं। अगर एक किसी आम भारतीय से आप पूछो कि भाई साहब अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, तो कहेगा मुसलमानों को, क्योंकि उसको सिखाया ही यही गया आज तक। जबकि क्या ये सत्य है? नहीं। हिंदुओं को छोड़ करके बाकी सब माइनॉरिटी है। लेकिन अगर किसी का नाम पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि ये रूल इसके ऊपर लागू होता है, तो आप आर्टिकल 29 का एक्सप्लेनेशन घर जाके पढ़िएगा, वहां पे सिखों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अब सिखों के जो कल्चरल राइट्स हैं वो हम सबसे अलग हैं। हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, हम सबसे सिखों का कल्चर अलग है। सिख पगड़ी पहनते हैं, सिख केश रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। अब सेना में अगर किसी व्यक्ति को भर्ती होना है तो उसको तो रेगुलर शेव करनी पड़ेगी, बाल छोटे रखने पड़ेंगे। लेकिन सिख सेना में अपने केशों को लेकर के ही भर्ती होते हैं, उनके ऊपर डिफेंस सर्विसेज के नियम लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि सिख आ गए आर्टिकल 29 के दायरे में। केश, कड़ा, कच्छ, कंघा, कटार ये रखना उनके कल्चरल राइट्स हैं, नहीं तो फिर वो सिख किस बात का? आगे बात समझ में? आप एक सुई लेकर के फ्लाइट में ट्रेवल नहीं कर सकते। लड़कियां क्लिप बालों में लगा करके जाती हैं, वो तक एयरपोर्ट पे निकलवा दी जाती है। लेकिन सिख कृपाण लेकर के यात्रा करेगा। क्यों? वो उसका कल्चरल राइट्स है। तो अगर एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो सिखों के बारे में लिखा हुआ है, आप हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट नहीं पहने तो आपका चालान हो जाएगा। लेकिन सिखों के ऊपर हेलमेट का कानून लागू नहीं होता, क्योंकि वो पगड़ी पहने हुए हैं, वो नेचुरल हेलमेट पहने हुए हैं, तो वो उनका कल्चरल राइट है। आगे बात सुनिए। तो अगर एक्सप्लेनेशंस की बात करेंगे तो ये सारे नियम लगभग सिखों के ऊपर लागू होते हैं, लेकिन कल्चरल राइट्स में सारे माइनॉरिटीज आ गए। क्लियर? तो ये थी 29 की कहानी। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 30 में। आर्टिकल नंबर 30 डील्स विद द एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, अर्थात राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। एक तरफ तो हमने 29 में आपको कल्चरल इक्वालिटी दे दी, लेकिन फिर भी अगर किसी अल्पसंख्यक को यह लगता है कि वो अपना स्कूल खोले, अपना कॉलेज खोले और वो उसके धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप चले, तो यह भी अधिकार उसको है।
आप देखिए हमारे देश में कितने ऐसे विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जो एक पर्टिकुलर धर्म के आधार पर चलते हैं, जैसे एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, ये सब कुछ चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि आपको एजुकेशनल राइट्स हैं। अब आपका मन करे तो आप जो एडवांस एजुकेशन है, रिसर्च है, साइंस है, वो पढ़ाइए बच्चों को, और ना मन करे तो आप धार्मिक शिक्षा दीजिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब हमारे देश में गुरुकुल परंपरा तो लगभग खत्म हो चुकी है, थोड़ा बहुत 1-आधा% कहीं बचाओ तो बचाओ, लेकिन मदरसे तो अभी भी चलते हैं ना। तो अगर मदरसे चल रहे हैं और वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा भी क्या, उसको तालीम कहते हैं हम, तो वो कहां से दी जा रही है? और पिछले दिनों शायद मैं सुन रहा था कि अब तो राइट टू एजुकेशन मदरसों में भी लागू हो रहा है। तो जी हां, आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपको अंडर आर्टिकल 30 ये राइट दिया गया है। सबको अच्छे से बात समझ में आ गई? तो ये 2 अधिकार थे जिनको हम लोग राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के अंतर्गत रखते हैं। तो ये थी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की कहानी। अगर कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर लीजिए।